आइए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सीड। तो आइए देखते हैं क्या है सीड। इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एंजियोस्पर्म मीन्स फ्लावरिंग प्लांट। तो इस फ्लावरिंग प्लांट में जो फाइनल प्रोडक्ट वो होता है हमारा सीड। ठीक है। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। यानी सीड क्या होता है कि जो ओव्यूल होता है वहीं से ही बनता है। ठीक है, यानी ओव्यूल फाइनली डेवलप होके बनता है सीड। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट, और ये जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर होता है। ए सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, जिसको, और उसके बाद क्या होता है कोटिलेडोन एंड एम्ब्रियो एक्सिस। तो कह रहा है एक कोई भी बीज है, उस बीज में एक तो होता है सीड कोड यानी बीज के जो बाहर का कवर, उसके बाद उसमें होता है कॉटिलेडोन और एक होता है एम्ब्रियो एक्सिस। ठीक है, तीन पार्ट होते हैं। द कॉटिलेडोन्स ऑफ एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर्स जनरली थिक एंड सॉलिड ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स एज इन लेग्यूम्स। क्लियर हुआ। तो कह रहे हैं कि ये जो कॉटिलेडोन होता है, ये कॉटिलेडोन जनरली थिक होता है, थोड़ा सा फुला हुआ होता है। ठीक है, ये फुला हुआ होता है और इसमें होता है फूड स्टोर। और एग्जांपल के लिए ये दे रखा है लेग्यूम्स। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। लेग्यूम्स मीन्स ये होता है जो दाल वाले हैं वो। मैच्योर सीड्स में बी नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस। तो ये जो हमारा मैच्योर सीड है यानी कि जो सीड डेवलप हो गया है वो सीड एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है और नॉन एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है। अब ये एल्ब्यूमिनस का मतलब क्या होता है, देखिए नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, कि जो नॉन एल्ब्यूमिनस होता है उसमें कोई भी एंडोस्पर्म नहीं होता है। क्लियर हुआ। एंडोस्पर्म समझ में आया ना, वो जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर बन रहा था हमारा एंडोस्पर्म। तो ये जो नॉन एल्ब्यूमिनस होता है उसमें कोई भी एंडोस्पर्म नहीं होता है। वो फाइनली जो सीड कन्वर्ट होते होते पूरा एंडोस्पर्म यूज हो जाता है, एज इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे ये पूरा का पूरा इस्तेमाल हो जाता है और उसी को बोलते हैं कंज्यूम हो जाता है। और एग्जांपल है जैसे पी हो गया, ग्राउंड नट यानी आपका मटर हो गया, फिर मूंगफली हो गया, इन ये होते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। फिर एल्ब्यूमिनस सीड्स रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो कह रहा है जो एल्ब्यूमिनस होता है इसमें जो एंडोस्पर्म पूरी तरीके से यूज़ नहीं होता है, इसमें थोड़ा बहुत रह जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये दे रखा है वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, सनफ्लावर। ये आपके एल्ब्यूमिनस के एग्जाम्पल है और ये दोनों नॉन एल्ब्यूमिनस के एग्जाम्पल हैं। Occasionally in some seeds such as black pepper and beet, remnants of nucleus are also persistent। तो जो न्यूक्लियस थोड़ा बहुत रह जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। ठीक है, एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस और पेरिस्पर्म। यहाँ से आपको तीन टर्म याद करना है। इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन एंड टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स। तो ये क्या होता है, जो भी इंटीग्यूमेंट्स होता है ये प्रोटेक्टिव हार्ड कवर होता है सीड के, यानी जो बीज के बाहर का कवर होता है वो यही होता है इंटीग्यूमेंट्स। देखा था ना। The micropyle remains as a small pore in the seed coat। और जो माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपिलर एंड, वो माइक्रोपाइल सीड कोट में होता है जो छोटा सा छेद। दिस फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो आप किसी भी बीज में देखेंगे एक जगह पे जहाँ पे सीड कोट नहीं होता है तो वो वही माइक्रोपिलर एंड ही है। तो जो किस लिए होता है कि सीड जर्मिनेशन के टाइम पे जो ऑक्सीजन और वाटर की सप्लाई के लिए वो यूज़ होता है। एज द सीड मैच्योर्स इट्स वाटर कंटेंट इज़ रिड्यूस्ड एंड द सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई। तो कह रहा है जैसे जैसे हमारा बीज मैच्योर होता है, ठीक है, यानी पकता चला जाता है, उसमें से जो पानी का अमाउंट है वो कम होता चला जाता है। दिख रहा है ना, वाटर कंटेंट इज़ रिड्यूस, मतलब पानी का जो कंटेंट है वो कम होता चला जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बीज सूख जाता है।
और लगभग 10 से 15% ही मॉइस्चर रह जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि अगर आपका 100 ग्राम का अगर बीज है तो उसमें सिर्फ 10 से 15 ग्राम ही पानी होगा। ठीक है। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लो डाउन। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब होता है जो भी उसका जो रिएक्शंस है, वो रिएक्शंस, बीज का रिएक्शंस स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब उसका जो रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है। द एम्ब्रियो में एंटर स्टेट ऑफ इनएक्टिव कॉल्ड डॉर्मेंसी। ठीक है, तो इस टाइम पे जो बीज एकदम सूख जाता है तो उस टाइम पे बीज हो जाता है इनएक्टिव, और इसी इनएक्टिव फॉर्म को हम बोलते हैं कि ये डॉर्मेंसी में चला गया। मतलब कि अगर उसमें अगर इतना ड्राई अगर करके रखेंगे तो वो बीज में से नया पौधा नहीं उग सकता है। तो आपने देखा भी होगा कि हम बीज को इकट्ठा करके रखते हैं स्टोर करके, तो उसमें से कोई प्लांट नहीं निकलता है कि जब तक उसको कोई मॉइस्चर ना मिले। मॉइस्चर कहाँ से मिल सकता है? कई बार जो हमारे अनाज होते हैं वो भीग जाता है, तो भीग जाता है तो उसमें से फिर आपका जो छोटे छोटे प्लांट बनने में शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको मॉइस्चर चाहिए, और ऑक्सीजन तो हमेशा होता ही है। और इफ़ फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, और अगर इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो वो हो जाता है जर्मिनेट। और फेवरेबल कंडीशन में क्या चाहिए उसको? प्रॉपर एडिक्वेट मॉइस्चर, यानी प्रॉपर मॉइस्चर चाहिए, ऑक्सीजन और एक प्रॉपर टेम्परेचर। ठीक है ना। तो कोई भी बीज को जमने के लिए क्या क्या चाहिए? उसको मॉइस्चर यानी नमी चाहिए, यानी पानी चाहिए, साथ में ऑक्सीजन चाहिए, और उसके बाद एक प्रॉपर टेम्परेचर भी चाहिए। जब ये तीनों मिलता है प्रॉपर अमाउंट में तभी जाके वो बीज जमता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब भी बीज में से पौधे नहीं बनेंगे, या फिर कम हुआ तब भी नहीं बनेंगे, या फिर ऑक्सीजन अगर एब्सेंस कर देंगे तभी भी पौधा नहीं बन सकता। तो अगर इनमें से कोई सा भी एक कंडीशन अगर स्लो डाउन हो गया या कम या ज़्यादा हो गया तो बीज चला जाता है डॉर्मेंसी में। क्लियर हुआ? एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड्स, कि जैसे कि ओव्यूल हमारा मैच्योर होके बनता है सीड, द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, और ओवरी हमारा बन जाता है फ्रूट में। क्लियर हुआ? जैसे भी हमने ऊपर देखा था ना, ओव्यूल, ओव्यूल कन्वर्ट होके बन जाता है सीड, उसके बाद ओवरी जो मैच्योर होके बनता है फ्रूट, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। क्लियर हुआ? द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट। तो देखिए, जो ओवरी का वॉल था तो अब वो ओवरी बन गया आपका फ्रूट। अब ओवरी का बॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रूट के बॉल में। क्लियर हुआ? कॉल्ड पेरिकार्प, और उसको हम अब बोलेंगे पेरिकार्प। यानी फाइनली जो हमारा डेवलप हो गया सीड, तो उसमें जो ओवरी यानी फ्रूट बन गया, तो फ्रूट के जो बाहर वाला कवर है उसको हम बोलेंगे पेरिकार्प। द फ्रूट में बी फ्लेशी एज इन गवावा, ऑरेंज, मैंगो एट्सेट्रा। तो हमारा फ्रूट कैसा हो सकता है? जूसी। जूसी मतलब जैसे नरम नरम सा भी हो सकता है, या फिर ड्राई भी हो सकता है। अब वो ड्राई कैसा? ड्राई आप देख सकते हैं जैसे कि ग्राउंड नट हो गया या मस्टर्ड हो गया, तो इनके बीज कैसे होते हैं? ड्राई होते हैं, या आप कह सकते हैं थोड़ा सा हार्ड सा होता है। क्लियर हुआ? और कुछ में फ्लेशी मतलब जैसे नरम नरम सा। आगे देखिए, इन मोस्ट प्लांट्स बाय द टाइम ऑफ फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट्स डिजनरेट एंड फॉल्स ऑफ। क्लियर हुआ? तो कह रहा है कि जैसे कि जब हमारा फ्रूट बनता है ना, फ्रूट किससे? ओवरी से। यानी फ्रूट से जब ओवरी से जब फ्रूट डेवलप हो रहा होता है तो उस टाइम पे जो फ्लावर के और पार्ट्स है, जैसे कैलिक्स हो गया, क्लोरा हो गया, थैलेमस हो गया, तो ये सारे पार्ट्स क्या होते हैं? डिजनरेट होके फॉल्स ऑफ, मतलब उस फूल से गिर जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली ऐसा ही होता है, लेकिन देखिए कुछ एक्सेप्शन में क्या होता है। हाउएवर इन अ फ्यू स्पीशीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशो एटसेट्रा, द थैलेमस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन। क्लियर हुआ? तो कुछ ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो थैलेमस वाला पार्ट है, कौन? थैलेमस। तो ये थैलेमस भी फ्रूट फॉर्मेशन में कुछ कंट्रीब्यूट करता है, मतलब थोड़ा बहुत जो थैलेमस वाला पार्ट है वो भी फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। तो ऐसे फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। ठीक है,
तो ट्रू फ्रूट्स कौन से होते हैं? प्रोसीजर क्या है कि ओवरी से ही हमारा फ्रूट बन सकता है, लेकिन अगर ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से अगर फ्रूट बन गया, इट मीन्स दैट विल नोन एज फॉल्स फ्रूट। अदरवाइज अगर ओवरी से ही बन रहा है फ्रूट तो उसको हम बोलेंगे ट्रू फ्रूट। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज फ्रूट्स आर रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। हुआ कि जो भी हमारे स्पीशीज़ है तो उन सभी में जो फ्रूट्स होता है वो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है, यानी कि हमें जो फाइनली प्रोडक्ट क्या चाहिए? फ्रूट चाहिए। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? हमारे पास फ्रूट बनता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। देयर आर फ्यू स्पीशीज इन विच फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो कह रहा है ऐसे बहुत सारे स्पीशीज़ हमारे पास है जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बना देता है। क्लियर हुआ? देखिए फ्रूट कब बनेगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी कन्वर्ट होता है फ्रूट में, लेकिन कुछ ऐसे भी फ्रूट है जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाता है। क्लियर हुआ? देखिए तो ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्थिनोकार्पिक। तो पार्थिनोकार्पिक मीन्स द फ्रूट विच इज़ डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो बनाना इज़ वन सच एग्जाम्पल। तो उसका एक एग्जाम्पल कौन है? बनाना। पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस। तो कह रहा है पार्थिनोकार्पी वाले जो फ्रूट है उसको हम डेवलप कर सकते हैं कुछ ग्रोथ हार्मोन का यूज़ करके। ठीक है ना? तो ऐसे फ्रूट में स्पेशलिटी क्या होता है कि इसमें सीडलेस होते हैं। सीडलेस मतलब इसमें कोई भी बीज नहीं होता। सीड्स ऑफर सेवरल advantages to angiosperms. Firstly, since reproductive process such as pollination and fertilization are independent of water। तो देखिए सीड वाले जो हमारे प्लांट है उसमें कुछ एडवांटेज होता है। तो एडवांटेज क्या? देखिए कि इसमें कि पॉलिनेशन के लिए आपको कोई भी पानी की तो ज़रूरत है नहीं, या फिर फर्टिलाइजेशन के लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़े। ठीक है ना? कि अलग से आपको पानी चाहिए ही चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए या पॉलिनेशन के लिए। और क्या इसमें फ़ायदा है? सीड फॉर्मेशन इज़ मोर डिपेंडेबल। ऑल्सो सीड्स हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट्स एंड हेल्प द स्पीशीज। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाते हैं हम अपने टॉपिक को। As they have significant food reserves, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own। तो इसमें और क्या होता है? जो कॉटिलीडॉन होता है तो वो कॉटिलीडॉन में होता है फूड मटेरियल। तो जैसे ही हम किसी बीज को लगाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि लगाने के साथ साथ उसका कॉटिलीडॉन ख़त्म हो जाता है। वो कॉटिलीडॉन उस प्लांट के साथ तब तक रहता है जब तक कि वो प्लांट हमारा फोटोसिंथेसिस के कैपेबल नहीं हो जाता। इसका मतलब उसमें थोड़े बहुत एक आध पत्ते जब तक नहीं आते तब तक वो एज अ फूड उस पौधे के लिए, उस नन्हे से पौधे के लिए फूड का काम करते हैं कॉटिलीडॉन। तो वही कह रहा, देखिए सफिशिएंट फूड रिजर्व होता है जो यंग सीडलिंग मतलब वो जो पौधा नया नया अभी बस उसमें से थोड़ा सा मतलब उगने के जस्ट स्टार्टिंग वाला कंडीशन। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। और सीड के बाहर एक हार्ड कवर होता है और उसके अंदर होता है एम्ब्रियो। तो वो जो सीड कोट है यानी सीड का कवर, उसके अंदर छुपे हुए एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, मतलब उसको सेफ करके रखता है, उसको सुरक्षा प्रोवाइड कराता है। बीइंग प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। और इसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से और इसका जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है उसमें थोड़ा वेरिएशन आता है। जेनेटिक कॉम्बिनेशन समझ में आया कि जब दो प्लांट से कैरेक्टर मिक्स होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा चेंजेस आने के पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ होते हैं तो इसी वजह से हम हाइब्रिड को डेवलप कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। सीड इज़ बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। Dehydration and dormancy of mature seed are crucial for storage of seeds, which can be used
as food throughout year and also raise crop in the next season। क्लियर हुआ? तो कोई भी एग्रीकल्चर है उसका बेस क्या है? सीड है। अब कह रहा है जो डिहाइड्रेशन यानी सीड जो सूख जाता है और वो जो डॉर्मेंसी में चला जाता है तो वो हमारे लिए अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अगर वो सूखेगा नहीं तो उसको हम स्टोर नहीं कर सकते, तो सूख जाएगा तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं और उसको हम पूरे साल भर एज अ फूड हम यूज़ करते हैं। कि जैसे हमने गेहूं को स्टोर कर लिया, उसको साल भर एज अ आटा हम यूज़ करते हैं और यहाँ तक कि उसको हम रख देते हैं ताकि हम नेक्स्ट सीज़न में फिर से उसको लगा पाए। क्लियर हुआ? ये आपके लिए फिर क्वेश्चन है पूरा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तक ये भी एक क्वेश्चन है। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। दिस पीरियड अगेन वेरीज greatly in few species. The seed lose viability within a few months. Seeds of a large number of species live for several years. कह रहा है जो कुछ बीज होते हैं वो क्या होता है, कई सालों तक लाइव होते हैं, मतलब जिंदा रहते हैं, यानी कई सालों तक उसको हम रख देंगे तो कुछ भी नहीं होगा वो बीज। ठीक है। वहीं पे कुछ तो ऐसे होते हैं, देखिए 100 of years यानी कई सालों तक, कई 100 सालों तक भी ये जीवित रह सकते हैं। उस बीज को मतलब हम रख दे तो बीज खराब नहीं होगा। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड एट वायबल सीड्स। द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ल्यूपाइनस आर्क्टिकस। और ये सारे क्या है, ये जहाँ कहाँ मिला है? आर्कटिक टुंड्रा में। तो इनका जो बहुत ही लंबा लंबा रिकॉर्ड है इनके बीज का, तो देखिए वो रिकॉर्ड क्या है। द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एस्टिमेटेड रिकॉर्ड्स 10,000 ईयर्स ऑफ डॉर्मेंसी। तो आप देख सकते एक बीज 10,000 साल तक डॉर्मेंसी पीरियड में था। ठीक है, यानी कि डॉर्मेंसी मीन्स वो 10,000 साल तक वो बीज अच्छा था, खराब नहीं। रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 200 ईयर्स ओल्ड वायबल सीड इज ऑफ द डेट पाम। तो जो डेट पाम होता है इसके बीज का भी रिकॉर्ड है 2000 ईयर का। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास कई सारे लंबे लंबे डॉर्मेंसी के बीज के एग्जाम्पल है। तो देखिए हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया, एपोमेक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक के अंदर क्या है। ऑल्दो सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। कि हमें तो ये पता है कि सीड्स जो है वो फर्टिलाइजेशन का ही प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ थोड़ा गड़बड़ी है। तो देखिए वो गड़बड़ी क्या है। ए फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज सम स्पीशीज ऑफ एस्ट्रेसिया एंड ग्रासेस हैव इवॉल्व्ड अ स्पेशल मैकेनिज्म। कि इनमें जो है कि कुछ अलग स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू डेवलप होता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो ये जो हमारे सीड प्रोड्यूस होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, किसके थ्रू? विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी इसमें जो सीड बनता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। देखिए बिना फर्टिलाइजेशन बन रहा है सीड तो उसको बोलेंगे हम एपोमिक्सिस। अब वहीं अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनता है तो उसको बोलते हैं हम पार्थिनोकार्पिक। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? दो वर्ड दोनों में ध्यान रखिएगा। पार्थिनोकार्पिक मीन्स फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन, और अगर बिना फर्टिलाइजेशन सीड बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। Thus, apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction। तो कह रहा है कि एसेक्सुअल में तो सीड बनते नहीं है, ठीक है, तो एपोमिक्सिस एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये थोड़ा सा मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बीज बनता है। ठीक है, तो मतलब ये है तो एसेक्सुअल, लेकिन थोड़ा सा नकल करने की कोशिश कर रहा है या उसकी तरह एक्टिंग करने की, यानी बीज बनाने की कोशिश करता है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमेटिक सीड। तो कह रहा है हमारे पास कई सारे तरीके हैं जिसके जरिए हम एपोमेटिक सीड यानी बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बना सकते हैं। इन सम स्पीशीज
द डिप्लॉयड एग सेल इज फाउंड विदाउट रिडक्शन डिवीजन। ठीक है ना, जो डिप्लॉयड एग बनाते कैसे, बिना रिडक्शन डिवीजन के। एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो बिना फर्टिलाइजेशन के किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एम्ब्रियो में। मोर ऑफन एज इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो, और ये चीज़ कहाँ देखने को मिलता है, जो सिट्रस वाले में और मैंगो में। वैरायटीज ऑफ सम न्यूक्लियर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट्स डिवाइडिंग, प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियोज। क्लियर हुआ। तो देखिए ये जो न्यूक्लियर है, ये न्यूक्लियर कर लेता है सराउंड किसको, एम्ब्रियो सैक को, और उस वहाँ से हो जाता है डिवाइड करना, और उसके बाद ये डिवाइड करके फिर उसके बाद एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सच स्पीशीज ईच ओब्यूल कंटेन्स मैनी एम्ब्रियोज, तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि एक ही ओब्यूल में कई सारे एम्ब्रियो हो जाता है। क्लियर हुआ, एक ही ओब्यूल में कई सारे, वैसे जनरली एक ओब्यूल में एक ही एम्ब्रियो बनता है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा बन जाता है। तो ये जो ज़्यादा एम्ब्रियो बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। देखिए क्या लिखा हुआ, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड रिफर्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी। क्लियर हुआ, कि वहीं पे अगर ये जो हमारे डिवीज़न वाला प्रोसीजर है, इस डिवीज़न के थ्रू अगर एक से ज़्यादा बनता है तो उसको हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हुआ हमारा ये चैप्टर ख़त्म, और नीचे थोड़ा ये हाइब्रिड वैरायटीज़ वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। तो ये चीज़ समझने के लिए हमें जब चैप्टर 5 समझ में आएगा तब ये नीचे वाला चीज़ समझाने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जब आप चैप्टर 5 कंप्लीट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है, तब तक आप लोग आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।